नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो इंडिया के हिसाब से लग रही है वो है 20,000 स्टूडेंट, और ये संख्या 20,000 ही है। इसका कोई मतलब आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया कि कितना है, बट उसी के अराउंड मानी जा रही है। इसमें तीन पक्ष हैं। एक पक्ष है उन लोगों का जो वास्तव में फंसे हुए हैं वहाँ पे और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं कि यहाँ स्थिति खराब है, सरकार को कोस रहे हैं। दूसरा जो है वो वामपंथियों और हमारे विपक्ष का है, जिसके पास कोई ढंग का काम नहीं है, तो वो इस बात पे बोल रहे हैं कि मोदी जो है रैलियां कर रहा है और हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं, विश्व में आग लगी हुई है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। और तीसरा जो है वो उनका है जो इन छात्रों को और इन नागरिकों को ट्रोल कर रहे हैं कि तुम अब क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो 2 महीने से कहा जा रहा था कि वहाँ से निकल के बाहर आ जाओ, निकल के बाहर आ जाओ, अब तुम क्यों रो रहे हो। इन्हीं मुद्दों पे हम अभी बात करेंगे। अब इस बात पे ट्रोलिंग करना किसी व्यक्ति की या नागरिक की कि वो एक युद्ध क्षेत्र में फंसा हुआ क्यों है, ये या तो युद्ध की विभीषिका या दंगों के बीच या इस तरह का जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं वैसे जगहों में फंसने का उनको अनुभव नहीं है, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनके पीड़ितों को देखा नहीं है। यानी कि एक तरह से इग्नोरेंस है, अनभिज्ञता है उनकी कि उनको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए करें। और दूसरा इस कारण से हो सकता है कि इनको ट्रोल बस करना है क्योंकि वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। ऐसे लोग जो खास करके मतलब अगर वो विभीषिका को जानते हैं, समझते हैं और उसके बाद भी ट्रोल कर रहे हैं इन छात्रों को, चाहे वो जो भी हो, वो भारतीय हैं अंततः, उनको अगर ट्रोल कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि अनभिज्ञता से परे ये एक विकृत मानसिकता का परिचायक है। सारा लॉजिक इस बात पे आ रहा है कि उन्हें तो पहले से बोला जा रहा था, उन्हें 2 महीने से एडवाइजरी दी जा रही थी। ये बातें सही हैं कि 2 महीने से सिर्फ भारत नहीं दे रहा था, सारे देश जिनके भी नागरिक यूक्रेन में हैं वो सब लगातार जो स्थिति बदलती जा रही थी या स्टेटस को ही मेंटेन था या वहाँ पे ऑफेंसिव्स होने के, ऑपरेशन होने के कयास लगाए जा रहे थे, तो सब अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद फिर लास्ट 10 दिनों में थोड़ा सा पुश किया जाने लगा कि आप लोग वहाँ से बाहर निकलिए अगर निकल सकते हैं तो। अब इसमें जो जिनका लॉजिक है, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं इन छात्रों को, छात्राओं को कि तुम्हें तो 10 दिन पहले से बोला क्यों नहीं निकले, बात को समझिए कि उनकी यूनिवर्सिटी से या रक्षा विशेषज्ञों से, वो तो न्यूज़ भी देखते होंगे ना, ऐसा कोई मतलब इंडिकेशन परसों तक जिसके अगले दिन अटैक हुआ है तब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि रूस वस्तुतः अटैक करेगा। सब कह रहे थे कि रूस यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन क्रिएट करना चाह रहा था कि हम पीछे नहीं हटने वाले। नाटो से एक कन्फ्रंटेशन तो होगा बट वो हिंसक नहीं होगा, ये कह रहे थे। आप देखें कि अजरबैजान और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे आए हुए थे 23 तारीख को, लेकिन उसके बाद भी पुतिन ने इस स्ट्राइक्स की अनुमति दी। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बाकी किसी ने भी नहीं कहा कि युद्ध नहीं होगा, बहुत लोग कह भी रहे थे, लेकिन अधिकतर का अंदाजा ये था कि ऐसा नहीं होगा। तो जो बच्चे वहां पे थे, जो 19-20 साल से लेकर 25 साल तक के लोग जो है एमबीबीएस कर रहे हैं, मोस्टली एमबीबीएस के डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए यहाँ पे, तो उन लोगों को उनकी यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि हम यहाँ ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी कोरोना के कारण उनकी क्लासेस छूटी हुई थी, डिग्री में वो पिछड़ेंगे और पैनिक मत कीजिए। उनकी यूनिवर्सिटी ने दिलासा दिलाया। भारतीय दूतावास उनको स्थिति से अपडेट्स दे रहा था। मतलब इसमें सरकार का तो ठीक है, कोई भी, बिल्कुल भी सरकार की कोई गलती नहीं है, ना ही मैंने उन्हें गलत कहा है, लेकिन अगर बच्चे के सामने इस तरह का एक ट्रिकी सिचुएशन हो कि एक तरह से एनालिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं इस तरह की युद्ध नहीं होगी, यूनिवर्सिटी उनको बोल रहा है कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए, हम लोग स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं, और दूतावास आपको अपडेट्स दे रहा हो, तो ऐसे में
उनके लिए चुनना या डिसाइड करना कठिन हो जाता है। कठिन और भी हो जाता है, आपको पता नहीं है शायद, बहुत लोगों को जो ट्रोल कर रहे हैं खास करके, या पता भी है तो ट्रोल करने, मैंने बोला अनभिज्ञ और विकृत दोनों तरह के लोग हैं। तो जो अनभिज्ञ उनको शायद पता नहीं होगा कि अभी ऑलरेडी फ्लाइट्स पिछले 2 सालों से बहुत ही कम हैं किसी भी दो देश के बीच। वो बबल पैक्ट एग्रीमेंट्स हैं, उनके थ्रू लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स वहाँ पे आ और जा रही हैं, भारत के जो आसपास के देश हैं या जो भी देश है। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और उसके बाद जब यूक्रेन में इस तरह की स्थिति बनती है तो फ्लाइट्स की संख्या और भी कमती है। तो जिन लोगों को 10 दिन पहले भी अपडेट मिला वो भी बुक करने की स्थिति में शायद नहीं थे। और अब क्या है कि सारा लॉजिक इसी बात पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है कि जो स्थिति है उसके बाद हम क्या बात करें, क्या ट्रोल करना उचित है। नहीं, बात हो रही है कि वो ऐसा करते वैसा करते, उन्हें तो ये गया वो आए क्यों नहीं। और इस तरह की बचकानी बातों से आगे बढ़ते हुए लोग, मतलब मैंने लिखा एक ट्विटर का थ्रेड लिखा या फेसबुक पे लिखा कि वो मैंने बच्चे लिखा उनके लिए, 20 साल के हैं, 19 साल के हैं, जो भी ग्रेजुएशन और उसका MBBS ये सब करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। तो अब लोगों को इससे समस्या है कि वो बच्चे नहीं हैं। इस तरह के लॉजिक आ रहे हैं कि उनको सेना में जाना चाहिए था। 16 साल के बच्चे सेना में चले जाते हैं, दौड़ते हैं गांव में, और हमला अगर देश पे भी होगा तब भी ये लोग भाग जाएंगे छोड़ के, जैसे वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ कह रहे हैं डॉक्टर हैं तो वहीं पे सेवाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। आप लॉजिक सुनते जाइए इन लोगों के, कि वो डॉक्टर हैं तो वहीं क्यों नहीं सेवा दे रहे हैं। वो देशद्रोही हैं क्योंकि वो देश से बाहर चले गए पढ़ने के लिए, वहीं रुके और वो उपचार क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि नहीं मीडिया में हमें इससे दिक्कत नहीं है, कोई फंसे हुए हैं, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मीडिया में उन्होंने जिस तरह से बोला है सरकार को कोस रहे हैं जैसे सरकार की ही सारी गलती हो। अब आप ये नहीं जानते कि मीडिया वाले किस तरह से कोच करते हैं ऐसे लोगों को जिनसे उन्हें बात करनी होती है। आपने देखा है कि समूह में सारे लोगों से मीडिया वाले बात नहीं करते, वो उनसे बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मुखर हो या बोलना चाहता हो। उसको थोड़ा सा प्री चैट बोला जाता है, इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा बताया जाता है कि आपको किस तरह से बोलना है, हम इस चैनल के हैं तो हम इस तरह की विचारधारा के हैं, हमें इस तरह का बाइट चाहिए, उस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसे में जब आपकी जान पर बनी हुई हो तो आपको मीडिया वाला जब ये विश्वास दिलाए कि तुम अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो सरकार तुम्हारी मदद नहीं करेगी, तुम जब ऐसे बोलोगे तभी सरकार इस पे काम करेगी, तुमको चिल्ला के बोलना चाहिए, तुमको रो के बोलना चाहिए, तुम्हें एकदम ऐसे बोलना चाहिए जैसे तुम्हारा सब कुछ लूट गया हो। ये हमने और आपने भारत में नहीं देखा है होते हुए कि किसी का मान लीजिए कि बेटा मर चुका हो, 15 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी मीडिया जाती है तो मीडिया उसको बोलती है कि आपको रोना पड़ेगा। और लोग ड्रामा करते हैं क्योंकि उन्हें वही डूबते को तिनके का सहारा वाली स्थिति होती है। उन्हें लगता है कि यही करना इस संदर्भ में उचित है क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए। यहाँ पे उन बच्चों के जीवन पे बना हुआ है तो वो अभी सरकार को गाली भी देंगे, भले वो सरकार की विचारधारा के साथ हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है, मैं उसमें उतना घुसा भी नहीं। अभी मीडिया में चल रहा है, बहुत सारा लिस्ट निकाल रहा है कि ये किस मजहब के लोग हैं, किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, कहाँ से आए, इस तरह का प्रोफाइलिंग भी चालू हो चुका है कि फलाने गांव से देखिए आप खाली मुस्लिम ही जा रहे हो। उससे मतलब नहीं है, वो गए हैं ठीक है, बाकी बच्चों के साथ गए, वो पढ़ने गए हैं, वो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमें अभी मतलब बिना काम का यहाँ बैठे बैठे जो उनको एक ही ब्रश से पेंट कर दिया जाए, नहीं। तो उनको यही इस तरह की बातें उनको उनसे कहवाई जा रही हैं, उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि नहीं तुम ऐसे बोलोगे सरकार पे प्रेशर बनेगा, इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। वो अभी कुछ भी बोलेंगे जो आप उनसे बुलवाना चाहेंगे ताकि उनको ये विश्वास हो कि मेरे ऐसा बोलने से सरकार हमारी मदद करेगी। इसके साथ ही और कहा जाने लगा, जब बच्चे कह रहे थे कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कहाँ से इतना टिकट का प्राइस जो 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तक शायद चला गया, हम कहाँ से दे पाएंगे। तो लोग ट्रोल करने लगे, अच्छा तुम मिडिल क्लास हो, तुम यूक्रेन में विदेशों में पढ़ाई करने मिडिल क्लास जाता है, लोअर मिडिल क्लास जाता है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति युद्ध जहां पे छिड़ा हुआ उस देश का भविष्य क्या है, ठीक है उसने कोई वार्निंग नहीं सुनी, एकदम महामूर्ख है, तब क्या वो मूर्ख भी है तब भी आपका यह बोलना शोभा देता है कि वो मिडिल क्लास नहीं है।
वो यूक्रेन में, वो लंदन में या यूएस की किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए देकर नहीं पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ाई करने का दूसरा पक्ष भी देखिए कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करने गए, क्यों गए वहां पे। इसमें भी दो तरह की बातें लोग कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि झोला छाप है, इनको नंबर नहीं आए इसलिए चले गए। भारत में नंबर किनको नहीं आते हैं? मेडिकल की सीट कितनी है भारत में? कोटा सिस्टम से 50% सीट रिजर्व हो जाती है, उसके बाद बचता है 50%। तो जो अनडिजर्विंग भी है उसको एडमिशन मिल जाता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिलता। इसलिए वो रूस, चीन, यूक्रेन ऐसे देशों में जाते हैं जहां पे एजुकेशन सस्ती भी है और वहां सीट भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वो वहां से आते हैं और इधर डॉक्टर बन जाते हैं कि विदेश में गए और आके नहीं, उनको फिर से यहाँ पे परीक्षा देनी होती है ताकि वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सके। उनकी गलती ये नहीं है कि कोई विदेश में पढ़ने के लिए चला गया और पढ़ने चला भी गया तो वो मिडिल क्लास नहीं है, ये कौन तय करेगा? क्या हम और आप इसी देश में अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए हमारे माँ बाप कर्ज नहीं लेते? अधिकतर बच्चे जो पढ़ने गए लोन लेके गए हैं। कम से कम इतनी मानवीयता तो दिखाइए। उनको ट्रोल सिर्फ इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि उसने मोदी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। आपको लगता है कि 10-20 लड़के या लड़कियां यूक्रेन से किसी टीवी को इस तरह का बयान देंगे कि सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है तो सरकार की छवि खराब हो जाएगी? लोगों को पता नहीं है कि सरकार ने क्या किया है पहले। सरकार की छवि इन छोटी छोटी बातों से खराब होती है। आप इस संदर्भ को पूरी तरह से नकार रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। उन्होंने सारी वार्निंग को हीड नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो अभी युद्ध के बीच में है, वो पैनिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार तो उठा ही लेती है, लोगों को उठा ही लेगी। आपके कहने मात्र से वो पैनिक ना करे। जिसके जीवन पर संकट आया हुआ है वो पैनिक ना करे क्योंकि आप कह रहे हैं, आपका मानना है कि नहीं नहीं उनको तो पहले से ही बोला जा रहा था। वो तो महामूर्ख है। महामूर्ख भी हैं, फिर भी जीवन पर संकट आने में चाहे कितना भी विवेकवान व्यक्ति हो, जिसको लगे कि वो एक युद्ध क्षेत्र में घिरा हुआ है, वो पैनिक करेगा ही। उसका पैनिक करना परिस्थिति जन्य है। उसका पैनिक करना विचारधारा से, या वो किस सरकार को उसने वोट दिया, किस विचारधारा का समर्थन करता है, इससे दूर दूर तक इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखिए इसमें क्या गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं है, ना तो सरकार की है, ना विद्यार्थियों की है, ना प्राइवेट एयरलाइंस की है जो इतना एक्सेसिव चार्ज कर रहे हैं। क्यों? एयर स्पेस बंद है। तो बंद है तो वहां पे कौन जाएगा? युद्ध के क्षेत्र में कौन सा कॉर्पोरेट हाउस होगा, कौन सी एयरलाइन होगी जो वहां पे जाएगी? जब कोई जाने के लिए तैयार होता है तो सिर्फ उसमें तेल नहीं लगता है। आप इस रिस्क के साथ जाते हैं कि आपके प्लेन को कोई रैंडम मिसाइल जो है शूट डाउन कर देगी। अभी क्या हुआ था, अभी जब 370 MH370 जब मलेशिया वाला प्लेन जो गायब हुआ, उसी के दौरान यूक्रेन के ही ऊपर या क्रीमिया के ऊपर कहीं पे एक जहाज जा रहा था, उसको भी एक मिसाइल से शूट कर दिया गया था। रैंडम है। अब उसका क्या कीजिएगा आप? तो ये पैसा जो 60,000 रुपया आपसे लिए जा रहे हैं, तो कॉरपोरेट भी अपनी जगह पे सही है। वो अगर 2 प्लेन भेजता है और एक प्लेन शूट हो जाता है या उसको ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है, तो वो जहां पे उतरेगा उस विमानपत्तन के चार्जेस, उस एयरपोर्ट के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। उसमें जो क्रू जा रहा है वो अपनी जान पे खेल के जा रहा है, उसका हो सकता है एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करना होता होगा। कौन जाएगा ऐसी जगह पे? आपको आने की देर है और आप चाहते हैं कि एक एयरबॉर्न फ्लाइट जो है वो कोई आपके लिए चलाए, क्योंकि उसका तो काम है, वो तो पायलट है। तो आप ये भी रोना नहीं रो सकते, विद्यार्थी भी नहीं रो सकते कि इतना टिकट महंगा है, कॉर्पोरेट चूस रही है हमें। वो उनका हक है। वो बाजार इसी तरह से व्यवहार करता है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो अपने जीवन पर रिस्क लेके वहां पे जा रहे हैं, तो उस रिस्क का मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। अब ठीक है कि विद्यार्थी गरीब है, इस रिस्क का मूल्य या तो सरकार चुकाए, कंपनसेट करे, एक हिस्सा सरकार देने की कोशिश करे,
क्योंकि इतना हैवी जो है, वो भी इतना स्ट्रेस में लोग जो लोन लेके पढ़ने गया, वास्तव में हो सकता है कि उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या आप उसको छोड़ दीजिएगा? नहीं कर। तो कॉरपोरेट भी जो है अपनी जगह पे सही है एक्स्ट्रा चार्ज करने में, जो एयरलाइंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखो एयर इंडिया, अब स्टेट एयरलाइंस नहीं है तो देखो उसका क्या घाटा होता है। स्टेट एयरलाइन ऑलरेडी घाटे में चल रहा था, सैकड़ों करोड़ों के घाटे में। तो ये लॉजिक मत दीजिए। स्टेट एयरलाइन नहीं होता है तो हमारा ग्लोब मास्टर होता है, मिलिट्री का प्लेन होता है जो 10 बार जाएगा और उठा के वापस लाएगा। अभी हाल ही में हुआ था ना ऑपरेशन राहत, 4640 भारतीय, उसके बाद शायद 960 फॉरेनर्स, 41 देशों के लोगों को 2015 में इसी सरकार ने युद्धपोतों से, मतलब नेवल विंग ने इसकी मदद की, एयरलिफ्टिंग की गई, सारा करके वहां से बाहर निकाला 41 देशों के लोगों को। हमें क्या मतलब था? सरकार कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ती। हमारी मिलिट्री जो है, जब नहीं रहेगा हमारे पास प्लेन तो मिलिट्री प्लेन जाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि जिसके पास स्टेट एयरलाइंस लाखों करोड़ों का मतलब नुकसान करवाती रहेगा उसको हम ढोते रहें, काहे कि स्टेट एयरलाइंस है। जब इन बच्चों को छोड़ देती सरकार, कहती कि हम कुछ नहीं करेंगे, जबकि सरकार न सिर्फ यूक्रेन से, न सिर्फ रूस से, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी का की 25 मिनट शायद बातचीत हुई है पुतिन से, उससे बात करके जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो लगातार सीमावर्ती जो भी देश हैं यूक्रेन के, उन सब के एम्बेसी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ हमारे बच्चे पहुँच सकते हैं। अरिंदम बागची हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, नंबर्स दिए हैं कि आप इन इलाकों में अगर हैं तो इन लोगों को फ़ोन करके वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए, और दूसरे एम्बेसी से जो हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही है, सरकार भी काम कर रही है। बच्चों का इसमें अब क्या दोष है? उनका दोष है, उनका दोष यही है, एक ही दोष है कि इतने दिन से चल रहा था और उन्होंने अपनी सरकार पे विश्वास नहीं किया, उनकी तरफ जो कम्युनिके आया उस पर विश्वास नहीं किया, ये है। लेकिन इसके बाद आपको कोई अधिकार नहीं कि आप उनको ट्रोल करने लगे। ये जो है बिल्कुल ही विकृत मानसिकता का परिचायक है। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि ये जो वामपंथी हैं, ये कांग्रेस हैं, बाकी लोग जो है अचानक से, चूंकि चुनाव भी चल रहा है, तो चुनाव चल रहा है तो जो इंटरनेशनल मुद्दा है जिसमें भारत का कोई स्टेक एज ए पार्टिसिपेटरी नेशन नहीं है, भारत सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है इसको, क्योंकि रूस इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत पुराना डिफेंस पार्टनर है। यूएस जो है वो भी बोल रहा है कि हम इंगेज करना चाहते हैं इंडिया के साथ। बाइडेन का हाल ही में बयान आया है कल ही कि हम भारत से लगातार बात करें। यूएस भी हमारा नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ऐसे में लोग उकसा रहे हैं क्यों नहीं बोल रहा मोदी, क्यों नहीं बोल रहा है मोदी। डिप्लोमेसी में नहीं बोलना भी एक स्टैंस होता है। हम यूक्रेन का साथ कैसे ले लेंगे? यूक्रेन सबसे पहला कंट्री था जब हमने परमाणु परीक्षण किया था वाजपेयी जी के समय में, तो उसने बोला था सैंक्शंस लगाया जाए इस पे। हमारे खिलाफ 370 पे वोट किया इन्होंने। हमारे खिलाफ ये हमेशा यूएन में वोट करते हैं, इनका इतिहास रहा है। आज हम एक जोकर जो ज़ेलेंस्की है उसके साथ क्यों खड़े हो जाए? ये लोग उकसा रहे हैं कि तुम्हारा तो यार है, तुम्हारा तो दोस्त है, तुम क्यों नहीं बोल रहे। क्यों बोले? हम अपने संबंध किसी दूसरे राष्ट्र से, मित्र राष्ट्र से क्यों खराब करें एक नॉन एग्जिस्टेंट कंट्री के लिए? हमारा वहां पे यूक्रेन के साथ कुछ भी स्टेक पे नहीं है, रूस के साथ बहुत कुछ स्टेक पे है। और कल अगर आपने जो पीएमओ से ब्रीफिंग आई है दोनों की बातचीत का, उसमें आप देखेंगे कि मोदी ने यूक्रेन का नाम भी नहीं लिया। मोदी ने सीधा बोला कि रूस और नाटो को साथ बैठ के बात करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि नाटो को एक्यूज किया एक तरह से कि वो एक पार्टी है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूक्रेन का नाम नहीं लिया। अब क्या है कि भारत में चुनाव चल रहे हैं, तो ये जो महुआ मित्रा टाइप की लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आग लगी हुई है विदेश में और इनको सूझ रहा है कि अहमदाबाद के बॉम्बिंग के सस्पेक्ट को फांसी दी जा रही है, उस पर बात कर रहे हैं मोदी। तो नहीं करे।
ये वही लोग हैं जो कोरोना के समय में पिछले साल बंगाल चुनाव के दौरान सिर्फ मोदी को बोल रहे थे और भाजपा को बोल रहे थे कि ये लोग रैलियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं कोरोना में। तब ममता बनर्जी को किसी ने कुछ नहीं बोला, ओवैसी को किसी ने कुछ नहीं बोला, बाकी पार्टियों के बाकी नेताओं को किसी ने कुछ नहीं बोला। इनको हर ऐसी आपदा पर सिर्फ और सिर्फ मोदी की या भाजपा की रैली रुक जानी चाहिए और उस पे ये लोग लगातार फर्जी की संवेदना दिखाते हैं कि उधर आग लगी हुई, इनको देखो रैली की पड़ी हुई। बिल्कुल हमारा स्टेक नहीं है और ये काम विदेश मंत्रालय का है और होम मिनिस्ट्री का है। वो लोग देख रहे हैं। हर बात में मोदी आपको फोन करके एक एक घंटे पे अपडेट नहीं देगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मीडिया कवरेज जब स्टूडियो में बैठ के मीडिया वाले कवर करते हैं तब बोलते हैं, चिढ़ाते हैं कि देखो एपी का जर्नलिस्ट क्या कर रहा है, सीएनएन वाला वॉर जर्नलिज्म कर रहा है और हमारे यहाँ सास बहू टाइप जो है कैकोफोनी मचा हुआ है, सिर्फ हो हल्ला होता है, शोरगुल होता है। अब यहाँ के कुछ रिपोर्टर वहाँ पे गए हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब ये लोग क्या लिख रहे हैं कि ये लोग जो हवाई जहाज पे चढ़ गए तो अब ये वापस भी आएंगे। मतलब कि एक भारतीय बच्चा वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि एक सीट उस एंकर ने ले ली। ये सोचिए, अब ये एंकर गया वो उसका है ना भाई, वो कैसे आए? 20,000 आ रहे हैं तो 20,000 20 लोग भी आ जाएंगे अगर 20 एंकर भी हमारे वहां पे गए हुए हैं। रिपोर्टिंग अगर इवॉल्व कर रहे हैं, वॉर रिपोर्टिंग में कोई जा रहा है आपके देश का आदमी, तो आपको गौरव होना चाहिए ऐसे पत्रकारों पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर देयर प्रायोरिटीज आर, व्हाटएवर देयर आइडियोलॉजीज आर। कम से कम वो अपने ही देश में एनडीटीवी की तरह पठानकोट वाले बेस की जानकारी तो नहीं दे रहे थे। अपने ही देश में जो हमारे यहाँ 26/11 हुआ था तो उस वक्त लाइव रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे थे कि कहाँ कौन लोग छुपे हुए हैं, और उसको मरवा तो नहीं रहे थे और आतंकियों की सेवा तो नहीं कर रहे थे। कम से कम ये लोग विदेशों में जाके एक वॉर जोन में खड़े होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कट देम सम ब्लडी स्लैक। ये वाहियातपना जो है, हर बात पे तुम ही लोग चाहते हो कि तुम ही सही हो जा, ये तुम्हारी मूर्खता का परिचायक है, उससे अधिक और कुछ भी नहीं है। ये मोदी मतलब रैली बंद कर दे, हर मिनट में आप लोगों को आके फोन कॉल पे अपडेट देता रहे, ट्विटर पे बोलता रहे कि हाँ हम यूक्रेन पे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, हम नजर बनाए हुए हैं। क्यों? हमारी सीमा पे यूक्रेन है, हमारी सीमा पे रूस है। जो काम करना है बच्चों के लिए वो काम तो हो ही रहा है, उसके लिए लगातार लोग लगे हुए हैं और लगातार उनको इवैक्यूएट करने की कोशिशें चल रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों की, ये जो वामपंथी हैं या जो ट्रोल हैं, और ख़ास करके वो लोग जो मोदी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम वर्ल्ड लीडर का है, कि वो मजाक में लिख रहे हैं कि अब वर्ल्ड लीडर कुछ बोलेंगे इस पे, इन लोगों को पीड़ितों की स्थिति से कभी भी कोई लगाव नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। ये जिनकी बात करते हैं ना कि ये विक्टिम है, उनसे इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ये उनके नाम पे ये सरकारों के ऊपर मानवीयता का, संवेदना का, ये सब बड़े बड़े शब्द मान के उनको लज्जित करना चाहते हैं सरकारों को। आपको लगेगा कि ये बहुत केयर करते, नहीं, ये सीएमए में ये मुसलमानों के लिए केयर नहीं कर रहे थे। किसान आंदोलन में इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं था। ये कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो उन मरने वालों से इनका कोई लेना देना नहीं था, और आज विद्यार्थी जो फंसे हुए उनसे भी इनका कोई लेना देना नहीं। जितनी लिंचिंग होती है उसमें उन परिवारों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। दिल्ली में जो दंगे में लोग मरे उनके परिवारों से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ सरकारों को एक ऐसी स्थिति में डालने की इनकी मंशा होती है कि वो लगातार प्रश्न फेंकते रहें। ये स्पिट एंड रन वाली बातें थूक के भाग जाते हैं ये लोग। इनका यही एजेंडा होता है कि अभी ये विद्यार्थियों के नाम पे खेल रहे हैं, बताओ हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जबकि इनको विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। ये चाहते हैं कि जो 20,000 विद्यार्थी हैं उसमें 10-15 मर जाएं या घायल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए कुछ लोगों को, ताकि ये बोल सके कि देखो मोदी ने इनको मरवा दिया। 2020 के दंगों की प्लानिंग किसने की सबको पता है,
लेकिन ये ब्लेम करने के लिए उनको बोलते हैं कि देखो ये मोदी ने करवाया है। किसान आंदोलन में अगर कुछ लाशें गिर जाती तब ये बोलते कि ये मोदी ने करवाया है। सीए में भी वही होता। हर बार ये चाहते हैं कि ब्लेम किसी तरह से मोदी पे चला जाए और उसके बाद ये चाहते हैं गृह युद्ध जैसी कोई स्थिति बने ताकि ये सत्ता में वापसी करें। ये कहते हो कि सब कुछ तो फेल हो गया, अब हमें मौका दो। वामपंथी और कांग्रेसियों का यही सत्य है कि इन्हें कोई कहीं मौका देने वाला नहीं है और ये लोग हर मानवीय संवेदना पर, हर पीड़ित पर, हर विक्टिम पर ये लोग राजनीति करते हैं। ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। हम आने वाले दिनों में और भी इन मुद्दों पर बात करते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।